हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के 2023 के प्रैक्टिस सेट का। और अगर हम बात करें तो जीके के प्रैक्टिस सेट का टोटल 50 क्वेश्चन जो पूछा जाना है एग्जाम में, उसमें अगर हम बात करें तो 30 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। ठीक है, आज का वीडियो होगा जो 31वां प्रैक्टिस सेट होगा जिसको हम करने वाले हैं। तो चलिए, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को जीके के जीएस के डिस्कस करेंगे। और जो कि एग्ज़ाम्स अगर हम बात करें तो जून में होने की संभावना है वीडियो के। तो तैयारी करते रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पेज पर जाइए और इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। ठीक है, जीके का, हिंदी का बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, तो आप लोग जाकर वहाँ से उसको करिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया है कि मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किस व्यक्तित्व ने किया था। ठीक है, यानी कि जो केसरी मराठी समाचार पत्र का नाम था, ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये इसकी स्थापना जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जो है केसरी अखबार जो है मराठी भाषा में भारतीय अखबार है। और अगर हम अखबार की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है 1881 में। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस अखबार की शुरुआत की गई थी। केसरी अखबार की शुरुआत में मूल रूप से अगरकर यानी कि पेपर के पहले जो संपादक थे और चिपलुंकर और तिलक के द्वारा जो है एक सहकारी प्रयास के रूप में शुरुआत किया गया था। और तिलक के एक अंग्रेजी अखबार जिसको महारत्ता के साथ जो है प्रकाशित किया गया था, ताकि लोगों को विनम्र होने के बजाय उस समय की दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ उठने के लिए जो है प्रोत्साहित करने का जो है काम किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया था, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा था। तो ये खोज किया गया था मैरी क्यूरी के द्वारा। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रेडियम जिसे रेडियम क्लोराइड के रूप में जानते हैं, इसकी खोज जो है मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 ईस्वी में इसकी जो है खोज की थी। और उन्होंने जो है यूरेनिनाइट से रेडियम यौगिक प्राप्त किया था। और अगर हम बात करें तो प्रकृति में रेडियम जो है यूरेनियम एस्को में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनिएक का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है इनिएक। ठीक है, एक कंप्यूटर का नाम है, तो इसका पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो देखिए, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन का कंप्यूटर था और ये जो है ट्यूरिंग पूर्ण डिजिटल और कंप्यूटिंग समस्याओं की एक पूरी श्रृंखला को जो है हल करने के लिए पुनः जो है शुरू करने में जो है सक्षम है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इनिएक को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए तोपखाने की फायरिंग टेबल की गणना करने के लिए जो है इसका डिजाइन किया गया था। और 1946 में जो है इनिएक की घोषणा की गई थी। और इसे जो है प्रेस में जो है जॉइंट ब्रेन के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एड्रेस बस से स्वतंत्र है। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, या फिर ऑन बोर्ड मेमोरी, या फिर कैश मेमोरी। इनमें से कौन सा है जो एड्रेस बस से फ्री है, स्वतंत्र है। तो इसमें से हो जाएगा आंसर इसका ए पार्ट, सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है एड्रेस बस से जो है फ्री होती है। यह स्टोरेज स्पेस को बढ़ाती है। इसे जो है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी कार्य करवाया जाता है। और इसके उदाहरण अगर हम बात करें तो हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव डिस्क है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है एक कौन से इस डिस्क में एक गोलाकार डिस्क होती है जो एक पतली धात या किसी अन्य सामग्री के साथ लेपित होती है, तो जो अत्यधिक परावर्तित होती है, उस डिस्क का नाम क्या है जो इसके बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उस डिस्क को हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क जो होता है गोलाकार डिस्क होता है जो कि एक पतली धातु या किसी अन्य सामग्री के साथ जो है लेपित की हुई होती है, जो अत्यधिक परावर्तक होती है। ठीक है, चमकती रहती है। और ये कंप्यूटर स्टोरेज जो है डिस्क है जो डेटा को डिजिटल रूप में स्टोर करती है और डेटा को पढ़ने के लिए जो है लिखने के लिए जो है लेजर बीम का भी उपयोग इसमें किया जाता है। तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ कब किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड का शुभारंभ कब किया गया था इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, 20 मई 2020 को इसका स्टार्ट किया गया था, शुभारंभ किया गया था। 20 मई 2020 को जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ।
तो उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का अनावरण किया, और जिसे जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI, किसको क्या कहते हैं, सिडबी शॉर्ट फॉर्म में, तो इसके द्वारा ये जो है बनाए रखा जाएगा। और फंड जो है 2017 उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति के हिस्से के रूप में जो है स्थापित किया गया था। फंड को फंड ऑफ फंड्स के रूप में भी आयोजित किया जाएगा, और सिडबी फंड मैनेजर के रूप में काम करेगा और इसका उचित प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, राज्य में अब तक 18 इंक्यूबेटर और 1800 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो कई राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में केंद्र ने जो है 2018 में उत्तर प्रदेश को इंस्पिरिंग लीडर्स के रूप में जो है नामित किया है। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के लक्ष्य को पूरा करती है? इनमें से इसका राइट आंसर बताना। ठीक है, तो उस योजना का नाम क्या है जो सुपोषित राजस्थान विजन 2022 के लक्ष्यों को जो है पूरा करती है? तो वो योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 19 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये उदयपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर सहरिया मध्य प्रदेश की जो जनजाति है उनमें बहुल 12 जिले में जो है ये जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, जो कि ये योजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में धर्म के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही है? तो उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात करें धर्म के विषय में इनमें से, तो देखिए अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो भगवान इंद्र ने इस काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में भगवान का जो है सर्वोच्च स्थान क्या कहते हैं, इंद्र का सर्वोच्च स्थान नहीं था। दूसरा ऑप्शन है इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, तो ये इसके बारे में सही। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का जो है प्रचलन के संकेत मिलते हैं, तो आंसर आपका इसमें राइट तो जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें तो दिया गया ऑप्शन पूषण, जिन्हें शस्त्रों की देखभाल करने वाला माना जाता था, तो उन्हें क्षत्रियों का भगवान माना जाता था, ये भी गलत है। निजी बलिदानों को प्रतिबंधित करने के बावजूद बलिदान प्रमुख होते गए थे, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उत्तर वैदिक काल के लिए फिट बैठता है। उत्तर वैदिक काल में दो उत्कृष्ट ऋग वैदिक देवता जो इंद्र और अग्नि ने अपना महत्वपूर्ण जो है स्थान जो था उनका उन्होंने खो दिया था, और दूसरी ओर प्रजापति निर्माता ने जो उत्तर वैदिक देवालयों में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था। ऋग वैदिक काल के कुछ अन्य देवता भी जानवरों के देवता रुद्र के सामने आ गए और वह उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए, और विष्णु को जो है व्यक्तियों के संरक्षक और रक्षक के रूप में माना जाने लगा, तो जो एक अर्ध घुमंतु जीवन के बजाय अब एक व्यवस्थित जीवन जी रहे थे। तो इसलिए इसमें जो भगवान इंद्र को लिखा गया कि सर्वोच्च स्थान इन्होंने प्राप्त कर लिया था, तो ये इनके बारे में गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ प्रतीकात्मक वस्तुओं की पूजा की जाने लगी, और अब पश्चात वैदिक काल में जो है मूर्ति पूजा के संकेत भी मिले हैं, तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कच्चन के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? तो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मिलता है संवाद इन दोनों का? तो वो है मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें जो है मध्यमा निकाय पर जो है आधारित एक कहानी जो कि पाली भाषा में लिखी गई है, और इसमें अवंतीपुत्र और कच्चन के बीच होने वाले संवाद के बारे में लिखा गया है। जहाँ अवंतीपुत्र जो है राजा था, जबकि कच्चन जो है बुद्धि के शिष्य थे, और यह पुस्तक राजा के वर्ण व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण को प्रकट करता है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वो किससे हार गया? देखिए सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में अगर हम बात करें तो ये पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हुआ था। ठीक है, और इन्हें अगर हम बात करें तो राजस्थान के सबसे इन्होंने जो है महत्वपूर्ण मजबूत राज्य की स्थापना की थी, जिसको हम कहते हैं तराइन की लड़ाई, उसमें लड़ा गया था। और ये 1191 और 92 में लगातार 2 साल लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे में मोहम्मद गोरी जीते थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो है
ये किया गया था 1674 ईस्वी में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में जो है इन्हें ताज पहनाया गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज को, और ये शाह जी के दूसरे पुत्र थे। ठीक है, मराठा राष्ट्र के निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। तो इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कोयला खदानें में कहाँ पर स्थित है? झारखंड की कोयला खदानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्थित है झरिया में। ठीक है, झरिया जो है कोयला खदान है और ये झारखंड में स्थित है, और ये झरिया एक शहर है। ठीक है, झरिया झारखंड में स्थित एक बड़ा सा कोयला क्षेत्र है, तो वहाँ पे कोयला खदान स्थित है। तो आंसर इसका ए बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में नलकूपों से होने वाली सिंचाई में उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट हिस्सा है भारत में? तो अगर हम भारत में देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 30% हिस्सा है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य आता है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा राज्य है। आंसर ए पार्ट होगा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ आबादी है जनसंख्या, जो कि उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश को पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पहले अगर हम बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1902 में अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था, और इसे जो है साधारण बोलचाल की भाषा में इसे यूपी कहा गया। 1920 में प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ लाया गया, और प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद ही बना रहा। लखनऊ में भी उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो मथुरा जिला था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मथुरा जो है भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के जो है मथुरा जिले में स्थित एक नगर है, और ये मथुरा जो है ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश की राजधानी के रूप में जो है विकसित नगर है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा द्वारा किसी मौद्रिक विधेयक में पर्याप्त रूप से संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो अगर किसी मौद्रिक विधेयक में पर्याप्त रूप से संशोधन किया जाता है तो लोकसभा इस विधेयक को जारी रख सकती है और राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1993 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था? तो ये जो जारी किया गया था इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो यह अनुच्छेद 123 के तहत जो है जारी किया गया था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया करते हैं? तो भारतीय आयोग का गठन अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग की स्थापना की गई है। तो अनुच्छेद 280 इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 280 हो जाएगा। अब पहले अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग के? तो केसी नियोगी उनका नाम था, जिसका गठन 1951 में किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2022 को एक क्वाड लीडर समिट बैठक में भाग लिया। ये कहाँ पर संपन्न हुई? जो है 2022 वाली क्वाड लीडर संपन्न, तो इसका बताना कहाँ पर ये समिट हुआ? तो ये हुआ जापान शहर में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जापान का एक टोक्यो शहर है, जापान का टोक्यो शहर है, वहाँ पर ये बैठक हुई थी। तो वहाँ पर जो है इन्होंने समिट में भाग लिया था मोदी जी। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान ग्रामीण बंगाल में कृषि वर्ग संरचना का अध्ययन करके जिसने निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय ग्रामीण समाज ना तो स्थिर था और ना ही एक समतावादी, एक इसके द्वारा कही गई बातें हैं। तो ये बातें जो कही गई हैं ये आंद्रे बेटिले के द्वारा कही गई बातें हैं। ठीक है, ये एक FBA एक समाजशास्त्री और लेखक है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दक्षिणी एशियाई समाजों के ऊपर और नीचे की गतिविधियों के लिए 6 शर्तें दी हैं? तो ये शर्तें दी गई हैं किसके द्वारा? तो ये दिया गया कार्ल गुनार मार्डल के द्वारा। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सा इसमें से लिखा नहीं गया है? तो ये आंसर हो जाएगा गाइड। ठीक है, गाइड जो है भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया है, एक उपन्यास है। बाकी गोदान गबन मानसरोवर ये सब मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। उत्तराखंड संस्कृति में ठूलो ठुसको यानी कि ठूलो खेल ये क्या है एक प्रकार का, ये बताना है। तो ये अगर हम बात करें उत्तराखंड संस्कृति में तो एक पहाड़ी रामायण है। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो उजली या अनेरी होली संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है ये उजली या अनेरी होली? तो ये जो है थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। थारू जो है भारत और नेपाल दोनों जगहों पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो किससे प्राप्त होती है ये बताना है। ठीक है,
तो ये बात कर रहा है किसकी, लौंग की। लौंग हो जाएगा आंसर इसका राइट, ठीक है। लौंग का उपयोग पुष्पकलिका के रूप में मसाले के में किया जाता है और यह एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है जो कि भारत, जंजीबार, मेडागास्कर आदि इत्यादि देशों में पाया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हों। तो जब कृषि के जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो ऐसे कृषि को क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं या फिर मिश्रित कृषि कहते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? फसल चक्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि फसल चक्र से मृदा की उर्वरता शक्ति जो होती है बनी रहती है, वृद्धि होती है, यानी बढ़ती है। मृदा जो उसकी मिट्टी होती है उसमें उर्वरक शक्ति जो है बढ़ती है, तो इसलिए फसल चक्र आवश्यक होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैव रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जैव रिजर्व की स्थापना की अगर हम बात करें तो यह किया गया था नीलगिरी में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित नीलगिरी जैवमंडल अभ्यारण्य जो है ये 1986 में जो है इसको पहला जीवमंडल अभ्यारण्य बनाया गया था, भारत का जो है घोषित किया गया था। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली इसमें से नदी है? ठीक है, 4 नदियाँ दी गई हैं, महानदी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। इनमें से कौन कौन नदियाँ जो है भारत के पश्चिम में जो है बहती हैं ये बताना है, ठीक है। भारत के पश्चिम दिशा यानी कि इस दिशा में आकर मिलती है अरब सागर में। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं इनमें से? तो देखिए इसमें से अगर हम देखेंगे तो सिर्फ नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम दिशा में जाकर बहती है, गिरती है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये सभी महानदी, कृष्णा और कावेरी ये सब पूरब की दिशा में जाकर गिरती हैं, ठीक है। तो पश्चिम की ओर 2 प्रमुख नदियां हैं, एक है नर्मदा, एक है ताप्ती, दोनों याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती जो कि पश्चिम की ओर गिरती हैं। इसके अलावा माही है, साबरमती भी है, ये सब गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुमरी तलैया और मंदार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो झुमरी तलैया की अगर हम बात करें तो ये स्थित है झारखंड में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। झुमरी तलैया कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी की किस शैली को पंजाबी कबड्डी के नाम से जानते हैं? इनमें से बताना है, ठीक है। पंजाबी कबड्डी के नाम से किस शैली को जानते हैं? तो वो है कबड्डी की सर्किल शैली। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगलोर संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। इनमें से किस युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि से हुई थी? तो मंगलोर की संधि जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में समाप्ति हुई थी मंगलोर की संधि से। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही है इसका। 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो वासजेस पर्वत जो है ये भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जो है जल जाते हैं? तो कौन सी परत में पहुंचते हैं जल आग लग जाती है उनमें, ये बताना है। तो वो आते हैं जब मध्य मंडल में पहुंचते हैं तब वो जो है उनमें आग लग जाती है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ अतिरिक्त प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का क्या अर्थ है? इनमें से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नागरिक परमाणु रिएक्टर IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सुरक्षा उपायों के तहत आते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। चुनाव में मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण है, क्या होता है? चुनाव में मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण क्या होता है? इनमें से बताना है ऑप्शन। तो जो चुनाव में मतदान का जो अधिकार है वो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। तो आंसर सी ऑप्शन सही है, आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस महिला क्रिकेट टीम ने जीता है? तो ये जो खिताब जीता गया है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। महिला जो ICC T20 विश्व कप ICC महिला विश्व कप 2022 का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था, ठीक है। और इन्होंने जो है न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में खेले गए एगले हॉल में इंग्लैंड को हराया था और इस तरीके से अपने नाम इसको जो है जीत लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत के राष्ट्रपति ने किस INS को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया है? तो इनमें से कौन सा वो बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी पार्ट INS बलसूरा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सितंबर 2022 में नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की और यह कक्षा 10 के कितने छात्रों को प्रदान की गई है?
तो एक कक्षा 10 के अगर हम बात करेंगे तो टोटल ये दिया गया है 100 छात्रों को, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 किस दिन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया जाता है 27 फरवरी को इस बार आयोजित किया गया, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है इसका। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण 21 जून को मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अगर 2022 में बात करें तो ये जो था ये 8वां संस्करण था, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स समझौते के निम्नलिखित किस संस्थान का निर्माण हुआ? ब्रेटन वुड्स समझौता के कारण निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण हुआ था? तो इसमें से अगर हम देखें तो सी ऑप्शन सही होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम कहते हैं IMF। तो इस संस्थान का निर्माण हुआ था इसके तहत। और ये कब किया गया था समझौता? तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर में जो है ये 44 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो है आयोजित एक सम्मेलन था। और ब्रिटेन वुड्स समझौते ने 2 महत्वपूर्ण संगठन बनाए, एक तो IMF बनाया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक बनाया वर्ल्ड बैंक जिसको हम कहते हैं विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी इसी के तहत। 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। ठीक है, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधार को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया, जैसा कि वादा किया था। और इसमें जो है इस आयोग को कई भारतीयों के द्वारा जो है विरोध किया गया था। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा को जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिया गया है पद्मश्री और परम विशिष्ट सेवा पदक, ये दोनों पदक इन्हें प्रदान किए गए हैं, तो आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें विश्व एथलेटिक्स द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। और इन्होंने जो है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए और इनके खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें भारतीय सेना द्वारा जो है परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रदीप कुमार रावत ने मार्च 2022 में कहाँ पर जो है भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो प्रदीप कुमार रावत जो बने हैं ये चीन में बने हैं, चीन के नए राजदूत बनाए गए हैं, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है जालौन में। ठीक है, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक झीलों का निर्माण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा झीलों का निर्माण किया है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भीतर लखीमपुर खीरी 256 अमृत सरोवर के निर्माण में शीर्ष जो है प्रदर्शन करता रहा था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई थी विश्वविद्यालय के रूप में 1887 ईस्वी में। ठीक है, ये प्रथम विश्वविद्यालय, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, यह आधुनिक भारत के पहले विश्वविद्यालयों में से भी एक है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।